बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टॉक के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज अखबारात में बड़ा एक आलमी रिपोर्ट का चर्चा है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि 2030 तक पाकिस्तान की मईशत इतनी बेहतरी से तरक्की करेगी कि पाकिस्तान कनाडा को भी पीछे छोड़ सकता है। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी पेशरफ्त है, लेकिन लगता कुछ ऐसे है कि इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं ऐसी रिपोर्टों में खासी तेजी आ रही है, चाहे IRI का सर्वे हो, गैलप का सर्वे हो, या जो इस तरह की रिपोर्ट्स हैं जिसमें पाकिस्तान के माशी अहदाफ को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। क्या ऐसे अदादोशुमार हुकूमत को अगले इलेक्शंस में वाज़ेह बरतरी दिला सकते हैं? बहुत अहम सवाल है। और जिस तरह से तेज रफ्तारी से फीते काटे जा रहे हैं उस पर भी ऑपोजिशन बहुत सारे सवालात उठा रही है। कल भी हमने देखा एक फीता कराची से हैदराबाद मोटरवे का कटा, उस पर खासी तनकीद भी हुई ऑपोजिशन की जानिब से कि आधी सड़क का इफ्तिताह बहुत जल्द पहले से ही कर दिया गया। क्या वाकई हुक्मरान जमात इस वक्त इलेक्शन की तैयारी में मसरूफ है? और दूसरी जानिब दुबई की अगर सियासत का हम जिक्र करें, वहां भी खासी हलचल है। इशरतुल इबाद की मुलाकातें जारी हैं आसिफ अली जरदारी के साथ और परवेज मुशर्रफ साहब के साथ। तो क्या कोई इंटरिम सेटअप की भी इस वक्त तैयारी हो रही है इलेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं? और सिंध की सियासत में जो तेजी से सरगर्मी हमें दिखाई दे रही है, उस हवाले से पाकिस्तान की सियासत का मंजरनामा अगले आने वाले चंद दिनों में क्या होगा, इसी पर मजीद बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं आज के कुछ अहम पॉइंट्स की जानिब। पाकिस्तान कनाडा को भी पीछे छोड़ने जा रहा है, कटने लगे फीते, छपने लगी रिपोर्टें। दिलों की धड़कनें फिर तेज, खत्म हो गया इंतजार। PSL का मेला दुबई में सजने को तैयार। पनामा केस, क्या हुकूमत डॉन लीक्स और सानिया मॉडल टाउन की तरह बच निकलने में कामयाब हो सकेगी? इमरान खान, मौलाना फजल रहमान और शेख रशीद के गोशवारों में भी तजादात, वजाहत तलब कर दी गई। पाक सरजमीन पार्टी का परचम, चीफ इलेक्शन कमीशन ने तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। जी नाज़रीन, इन्हीं पॉइंट्स में मजीद बात करेंगे। और कुछ नेशनल एक्शन प्लान का आज इजलास भी है, उस पर कितना मजीद अमल दरामद होगा अगले आने वाले चंद दिनों पे, इस पे भी मजीद बात करेंगे। यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। जैसे कि हम पाकिस्तानी सियासत का जिक्र कर रहे हैं और कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि हुक्मरान जमात बहुत जल्दी में है और जल्द से जल्द वो इलेक्शंस की तैयारियां कर रहे हैं। दूसरी जानिब ऑपोजिशन की लगता कुछ ऐसी है कि कोई खास तैयारी इस सिलसिले में सामने नहीं आई। और पाकिस्तान की मईशत का जिक्र करते हैं। आगाज़ में जैसे हमने कहा कि जो PWC कोई एक इदारा है जिसकी जानिब से एक रिपोर्ट सामने आई कि 2030 तक पाकिस्तान तरक्की में, मईशत में कनाडा को पीछे छोड़ देगा। अपने मौजूद मेहमान को वेलकम कहेंगे, इसी पे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। लाहौर से हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब असद खरल साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्जियाकार हैं। और ये मकबूल जान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी, तज्जियाकार हैं, कॉलमनिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, दिफाई तज्जियाकार है। आप सबको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। खरल साहब, जरा ये बता दें, ये 2030 में पाकिस्तान कनाडा को पीछे छोड़ देगा, ये PWC कोई एक इदारा है और इस तरह की आए रोज अब हम अखबारात जब सुबह उठा के देखते हैं कोई ना कोई ऐसी कहीं गैलप है, कहीं IRI का सर्वे आ जाता है जिसमें कहा जाता है मईशत तेजी से तरक्की कर रही है। क्या कहते हैं इस पे आप? देखिए, इस तरह की जो रिपोर्ट्स आती हैं मैं समझता हूँ कि 2018 तक पहले ये कर लें, 30 तो बड़ी दूर की बात है। वो एहसन इकबाल साहब का भी इसी तरह प्रोग्राम 2025 था, पहले 99 में जब हुकूमत बरतरफ हुई उस वक्त। हाँ जी, वो उसके बाद अभी फिर चल रहा है। मामला ये है कि ये जो सर्वे रिपोर्ट्स होती है और इस तरह का यार्ड स्टिक जो है ग्राउंड रियलिटीज के बिल्कुल जो मैच नहीं करती। आप पंजाब के अंदर चले जाएं, मतलब इंटीरियर सिंध में या दूर दराज जो फारफलंग एरिया में छोड़ दें, आप पंजाब के अंदर अगर आ जाएं तो वहां पे भी आपको अभी जो नजर आ रही है शक्ल, जो 4 साल तकरीबन होने को है और अरबों खरबों रुपए लग चुके हैं। तो लेकिन ये तो हमें को 2030 छाड़ के 2060 में भी ये रफ्तार तो चलती रही तो जो पहली सड़कें हैं मेरा ख्याल वो भी खंडरात में तब्दील हो जाएंगी क्योंकि जो बड़ा पैसा है वो तो निकाला जा रहा है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, आपका एक प्रोजेक्ट जो है पूरे साउथ पंजाब का बजट सैनिटेशन का, वाटर सप्लाई का, आपकी सड़कों का, आपका हेल्थ का, आपका एजुकेशन का, वो साउथ पंजाब का सारा बजट इन सारे मनसूबों का मिलाया जाए तो लाहौर का सिर्फ एक मनसूबा 270 अरब का है
ऑरेंज ट्रेन जो है। तो ये तो बड़े बड़े मंसूबे जो है, ये जो आम एक नॉर्मल काम हो रहे थे वो भी बिल्कुल खत्म हो गए। जो पिछली हुकूमत में जो काफ लीग के दौर में जो हॉस्पिटल बने, जो गुजरांवाला गुजरात साइड पे, जो साउथ पंजाब में बने, जो कार्डियोलॉजी सेंटर बने, जो और इस तरह की जो इमारतें बनी जो 80-90% कंप्लीट हो गई, वो खंडरात में तब्दील हो रही हैं। रेस्क्यू 1112 था आपके सामने, एक स्टेट ऑफ द आर्ट था, उसकी जो एम्बुलेंसेज और सारा जो मामला है वो खत्म होने को, और उसकी कोई हालत-ए-जार नहीं है। फिर आपने देखा पेट्रोलिंग पुलिस का एक बहुत अच्छा मॉडल बना जो शाहरात के ऊपर बनी, उसके ऊपर कोई एक्सपेंशन नहीं है, उसकी गाड़ियां और सारा जो है वो लेकिन फिर भी इतनी कारकर्दगी के बावजूद IRI ये कहते हैं कि जी पंजाब जो है बाकी सूबों में कारकर्दगी के लिहाज से सबसे आगे है। मैं फिर इन्हीं सर्वेस की बात करूंगी, फिर इन्हीं रिपोर्ट्स की बात करूंगी। क्या ये छपवाए जा रहे हैं या जबरदस्ती आवाम को आगाह किया जा रहा है कि इतनी ज्यादा? एक खास रिकॉर्ड पे चीजें हैं। ये जब इस तरह का सर्वे आता है ना, इसके बाद अगर DGPR फोन करता है अखबारात को और अगर PID फोन करके कहता है कि इसको प्रोमिनेंट जगह दी जाए, तो उसका क्या मतलब है? ये तो स्पॉन्सर्ड सर्वे हो गया। इसी तरह चैनल्स के अंदर कहता है इन्फ्लुएंस किया जाता है कि इसको प्रोमिनेंट जगह दी जाए। तो ये पहले हमेशा से हमने देखा है, ये ज्यादा जरा नून लीग की हुकूमत की मीडिया मैनेजमेंट अच्छी है, पीपल्स पार्टी भी करती थी लेकिन मेरा हद तक नहीं करती थी जिस तरीके से मतलब आलमी इदारे भी गैलप का देखा और पिलडार का देखा, के मोहताज हैं। कोई आलमी इदारे भी की रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी नहीं, आलमी इदारे नहीं है, कोई नाम नाद किस्म का कोई इदारा होगा, मैं नहीं समझता आलमी इदारे इस तरह के स्टूपिड किस्म की रिपोर्टें देते हैं। आपने देखा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्टें जो है, जब इनको जरूरत होती है क्लीन चिट लेने के लिए तो आदिल गिलानी साहब से एक रिपोर्ट सर्टिफिकेट ले लेते हैं। ऑरेंज जो मेट्रो प्रोजेक्ट है लाहौर का, उसके ऊपर तनकीद हुई तो इन्होंने एक इश्तहार बना के बड़े बड़े अखबारात में छाया कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हमें क्लीन चिट दे दी, हमें क्लीन चिट दे दी। चलें आप ये कह रहे हैं कि वो वजाहत देते हैं। मैं और ये सबसे यही सवाल और ये सब के सामने रखती हूँ सर, ये जो हुकूमत बड़ी तेज रफ्तारी से फीते काट रही है इस वक्त, और कल भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक फीता काटा, तो ये कह रहे हैं बर्दाश्त करें, सब्र का मुजाहिरा करें, और कुछ तो जल्दबाजी में इफ्तिताह हो रहे हैं। आधी सड़कें हैं, नामुकम्मल मोटरवेज हैं, उनके इफ्तिताह हुकूमत आपको लग रहा है बहुत जल्दी में इस वक्त? देखिए, पहली बात तो मैं आपके सर्वे का जवाब दे दूं, अगर इन सर्वे की क्रेडिबिलिटी होती तो हिलरी क्लिंटन जीत चुकी हुई। बिल्कुल, कोई सर्वे ऐसा नहीं था जिसके तहत डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी जगह पे जीत मौजूद हो। सही। मुझे समझ नहीं आती कि आपका पाकिस्तान का सारा मीडिया ऐसे सर्वे को डिस्कस करता है बड़े कमाल ऑथेंटिसिटी के, जी मगरब का। अगर ये सर्वे इतने सच्चे होते तो ब्रेक्सिट जो था उसके अंदर से बरतानिया नहीं निकल रहा था, बरतानिया निकल गया। सही। उसके बावजूद भी हम कितने तमतमे के साथ, कितने तंतने के साथ कहते हैं कि जी मगरब के सर्वे हैं। पूरी की पूरी रिसर्च डिजाइन एंड मेथोडोलॉजी जो है, मैं पढ़ाता रहा हूं 5 साल। जी जी। ये बुनियादी तौर पर कॉर्पोरेट कल्चर ने ये टेक्निक जो है ये इजाद की है अपनी मर्जी के रिजल्ट्स लेने के लिए, और इसको प्रोपेगेंडा की मशीनरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोपेगेंडा उनके मुंह पे दे मारा। उन्होंने ये सर्वे जो है वो CNN के मुंह पे, ABC के मुंह पे, अपना उसके बाद कौन सा ऐसा मीडिया चैनल है जिसके मुंह पे उसने बिल्कुल थप्पड़ की तरह नहीं मारा, और उसके बाद उसने सबको बुलाया और उसने कहा वी आर सिटिंग इन द बंच ऑफ लायर्स, मैं झूठों के दरमियान बैठा हुआ हूं, क्योंकि ये सारे झूठे थे जो सर्वे पेश करते थे उनके सामने, सही प्रोग्राम करते थे उनके ऊपर सारे के सारा, और उसने कहा तुम झूठ बोलते थे, मैं जीत गया हूं तुम्हारे सामने। एक बात तो ये तय। दूसरी बात यह है कि मैंने 32 साल सरकार की नौकरी में गुजारे हैं। सही। 2 तरीके होते हैं, या तो आप संगे बुनियाद रखते हैं, बिल्कुल ठीक है, या आप जब मुकम्मल हो जाता है प्रोजेक्ट तो आप उसका इफ्तिताह करते हैं। लेकिन बीच में जब इफ्तिताह ये दरमियान में जो ये मिडिल सेक्स वाला ये दरमियान में जो आपने एक अपना प्रवीण बॉबी वाला दरमियाना निकाला है ना, ये मुझे समझ नहीं है ये क्या है। ये दरमियान से एक इफ्तिताह कर दिया जाए। आधी सड़क बनी हुई है, आप तख्ती लगाने की आपको इतनी जल्दी है। 2 तरीके होते हैं ऐसा काम, या तो ये होता है कि किसी साहब ने कोई बहुत बुरी सी इलनेस दरियाफ्त हो जाती है, कोई कैंसर वैंसर हो गया, डॉक्टरों ने सजेस्ट कर दिया भाई थोड़े दिन है और ये इनसे तख्ती लगवा लो। जी जी। या ये होता है कि उसको पता होता है कि भाई मैंने आप चले जाना है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि इनको एहसास ये हो गया कि हमने चले जाना है, तो ये जहन बना चुके हैं इसका। और जो बंदा भी थोड़ा सा भी नहीं, जिसको थोड़ा सा भी कानून आता है, मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूं,
और लॉ ग्रेजुएट के साथ साथ मैंने 9 साल मैंने एक कोर्ट को प्रिजाइड किया है, जिसको इतना सा भी पता है ना कि कानून क्या होता है और उस कानून के तहत फैसले क्या होते हैं, उसको पता है कि नवाज शरीफ साहब अपना केस हार चुके हैं। ठीक, अदालत के पास एक आयोटा किस्म का, जिसे कहते हैं जीरो किस्म का एविडेंस मौजूद नहीं है इसकी बुनियाद पे इनके हक में फैसला करें। तो तख्तियां काटने चल पड़ेंगे। इसका मतलब वो फीते काटेंगे, तख्तियां मजीद लगाएंगे और जल्दी से जल्दी हम कोई मजीद ऐसे और सर्वेस भी देखेंगे। खलील साहब, ये फिर इसका मतलब जैसे कि और ये साहब फरमा रहे हैं कि उनको लग रहा है, नजर आ गया है दीवार पे लिखा हुआ कि वो बहुत जल्द जाने की तैयारी है, लेकिन ये डॉन लीक्स की जो एक तहकीकाती रिपोर्ट है वो अभी भी कुछ उसकी चीजें मंदरजात सामने आए हैं, मॉडल टाउन का एक फैसला भी आ गया, तो लगता कुछ ऐसे हुकूमत इन 2 मामलात में क्लियर हो गई, तीसरा रह गया पनामा। क्या कहते हैं इस पे आप? देखिए साना, मॉडल टाउन के हवाले से बदकिस्मती इस मुल्क की कि पूरी दुनिया ने देखा, अब जो सीएम साहब और जो वज़ीर आला साहब की जो रिकॉर्डिंग्स जो हैं, आपस में कन्वर्सेशंस हैं, हम बारहा प्रोग्राम दिखा चुके हैं और वो रिकॉर्ड का हिस्सा है जस्टिस बाकर नजफी साहब की रिपोर्ट का, और फिर उनके पास खुफिया मीटिंग्स, और फिर उनके बाद एफिडेविट्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो कि तोकीर शाह जो सेक्रेटरी थे प्रिंसिपल वज़ीर आला के और राना सनाउल्लाह के, वो एफिडेविट्स और उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, जो कोर्ट में उन एफिडेविट को पढ़ के भी सुनाया गया। उसमें वो खुद एडमिट कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी और तोकीर शाह साहब भी, कि 9 बजे के तकरीबन 9:कुछ पे सीएम साहब ऑन बोर्ड आ गए, और ये सारी कार्रवाई हो रही है 11:15 बजे, यानी रात पूरा जब सीएम साहब ऑन बोर्ड आते हैं उसके तकरीबन 2.5 घंटे बाद ये कत्लो गारत शुरू होती है, यानी उस प्लान के ऊपर एग्जीक्यूशन शुरू हो जाती है, बाकायदा फिजिकली जो है उनको सीधी गोलियां मारने का। ये सारी अब बाकर नजफी साहब की रिपोर्ट जो है उसको अदालत को लेना चाहिए। पनामा के हवाले से आप बात कर रहे हैं, पनामा के हवाले से देखें, पूरी कौम और अदलिया जो है, मैं समझता हूं कि केस में मैं भी जाता रहा हूं वहां पे, अभी इनके पास एक भी ऐसा आर्गुमेंट नहीं है जिसकी बुनियाद पर ये अपनी को वजाहत इन्होंने आज तक पेश की हो। यानी एक तरफ 1978 की तस्वीरें और एग्रीमेंट दुबई का बना के ले आते हैं, दूसरी तरफ 93 में 1 जून को जब ये पार्क लेन के फ्लैट्स लेते हैं तो वो कहते हैं हमें ट्रेन नहीं मिलती, कभी जद्दा की तरफ निकल जाते हैं, कभी कतर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन असल मामला ये है कि बुनियादी 4 सवालात थे जिनका आज तक, बल्कि आज एक और मैं बरतानिया से अभी रिसेंटली 7 को वापस आया, मैं अभी आपको एक डॉक्यूमेंट्स की बेस पे बताता हूं। ये प्रॉपर्टी नंबर है NGL 815987। अब ये एक बहुत बड़ा पीस ऑफ एविडेंस मेरे हाथ में आ गया। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब की जो वहां पे प्रॉपर्टी है, शहबाज शरीफ साहब की ये लैंड रजिस्ट्री जो है लंदन की, उसकी मैंने बात कर रहा हूं। ये 31 जनवरी को मैंने वहां से 7 पाउंड दे के ये लिया है, डॉक्यूमेंट्स में लिया है। इस डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टी, ये अगर दिखा सके तो आप दिखा दें। ये शहबाज शरीफ साहब की एक प्रॉपर्टी है वहां पे लंदन में, उसकी साथ पार्किंग स्पेस भी है। ये ऑफिशियल जो है रजिस्ट्री है उसकी, टाइटल जो है। अच्छा, इसके अंदर क्या हुआ कि 17 जून 2001 को एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं शहबाज शरीफ साहब, और प्रॉपर्टी का एड्रेस है उसमें फ्लैट नंबर 10 है, रिचबॉर्न स्कोट 9 है, हैरोबस स्ट्रीट। 17 जून 2001 को ये खरीदते हैं और साथ इसके पार्किंग स्पेस भी है, शहबाज शरीफ साहब के अपने नाम पे है। उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब 2001 में लिखते हैं अपना रायशी पता 17 एवन फील्ड हाउस, पार्क लेन फ्लैट्स। जो पार्क लेन के फ्लैट जो ये शरीफ फैमिली के जो बच्चे जो हैं माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, वो ये कहते हैं कि हमने 2006 से सेटलमेंट हुए या खरीदे। अब शहबाज शरीफ साहब ने एक और भांडा फोड़ दिया है। ये रिकॉर्ड के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब 2001 में इन फ्लैट्स का, कतरियों के अगर फ्लैट्स हैं तो कतरियों के फ्लैट्स का वो एड्रेस दे रहे हैं। तो ये एक मैं समझता हूं। इसके अलावा और आपको मैं बड़ी खबर देता हूं कि जो मरियम सफदर साहबा की जानब से जो उनके वकला ने सुप्रीम कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स भी जाली हैं। अच्छा। उन डॉक्यूमेंट्स के कुछ पेज ठीक है, उन पे स्टैंप्स भी ठीक है, उन पे सिग्नेचर भी ठीक है, कुछ पेज उसमें चेंज किए गए हैं। अच्छा। जिन लोगों से, जिन सोलिसिटर से स्टैंप्स लगवाई गई हैं, अच्छा, साइन करवाए गए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स भी मैंने हासिल कर लिए हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने सबमिट किए हैं वो डॉक्यूमेंट चेंज है। ये डॉक्यूमेंट्स जो आप बता रहे हैं आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये मैं रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूँ। अगर कुछ चैलेंज करना चाहे, जो ही प्रोसीडिंग होगी, मैं कोर्ट अगर मुझे कहेगी, मैं रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूँ,
मैं प्रेजेंट करने के लिए तैयार हूं, मेरे पास अवेलेबल है, मैं वहां पे मुसद्दका नकूल लेके आया। आप ये सारी चीजें आप कह रहे हैं, एविडेंस आपके पास मौजूद है। मामला ये है कि ये सारी चीजें जिस तरह आप कह रहे हैं, मजहर अब्बास साहब ने भी ज्वाइन किया। खैरल साहब सिर्फ एक मिनट के लिए, आप मजहर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, आपको वेलकम कहते हैं। सीनियर सहाफी हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, जियो न्यूज से वाबस्ता, आपको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मजहर साहब। जी वालेकुम। मजहर साहब, ये हम बात करें हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से, और हुकूमत बहुत ज्यादा जो आजकल हम देख रहे हैं फीते कट रहे हैं, लगता कुछ ऐसे इलेक्शंस की तैयारियां हो रही हैं, और खुसूसन सिंध में भी हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी की बड़ी मुशावरत इस वक्त जारी है, इलेक्टेबल्स को वो भी देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पार्टी में खींच कर लेकर आए। आपको लग रहा है इलेक्शन का माहौल इस वक्त बन चुका है? देखिए, आप तो वैसे भी एक साल पहले जो है वो इस तरह की चीजें शुरू हो जाती हैं, ये मेरा ख्याल है कोई ताज्जुब की बात नहीं है, माजी में भी इसी तरह होता रहा है। और जो भी गवर्नमेंट होती है वो जाहिर है हमारे यहाँ चूंकि फीते काटने की और जो है अपना नाम लगाने की कोई रिवायत कोई नई नहीं है, हमेशा से हमारे यहाँ रही है। और ये शायद हमारी जमहूरियत हो या अमरियत हो, सबको शौक होता है इस चीज का। ये बहरहाल इलेक्शन कैंपेन का बिल्कुल हिस्सा नजर आ रही है, और मेरा ख्याल है बहुत कुछ जल्दी इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई है। और उसमें खतरा सिर्फ ये होता है पॉलिटिकल पार्टीज में कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो उस वक्त एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं लोग। और ये इस चीज का ख्याल ये 2013 में जब इमरान खान ने बहुत जल्दी कैंपेन शुरू कर दी थी, तो बाद में उनके अंदर ये रियलाइजेशन आई थी कि जिस वक्त पीक पर मामला पहुंचा तो उस वक्त एग्जॉस्ट हो गए। तो मेरा ख्याल है ये है बहरहाल उसी कैंपेन का हिस्सा, और हम अगले चंद माह में देखेंगे कि इसमें और तेजी आएगी। तो इसकी बुनियाद पैनामा तो नहीं बन रही कि जल्दी से ये मामला अभी से शुरू हो गया है, हुकूमत ने जल्दबाजी में तैयारियां भी कर ली, तो बुनियाद पैनामा तो नहीं लग रही कि वहां से कोई बड़ा फैसला आ जाएगा, हुकूमत घर जा सकती है? आपको कुछ ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, पनामा में कुछ भी हो सकता है, मतलब हम बिल्कुल इसको वो नहीं कह सकते कि पनामा में नवाज शरीफ साहब घर भी जा सकते हैं, नवाज शरीफ साहब बेल आउट भी हो सकते हैं, कोई कमीशन भी बन सकता है, चीजें ड्रैग हो सकती हैं, सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन एक चीज तय है कि 2017 जो है वो इलेक्शन कैंपेन का साल होगा। इलेक्शन होते हैं नहीं होते हैं ये अलग बात है, लेकिन उसकी बिल्कुल ये एक तय था कि जैसे ही 2017 शुरू होगा उसमें मैनूवरिंग शुरू हो जाएंगी और इस तरह के मामले शुरू हो जाएंगी। मज़हर साहब, आपको सिंध की सियासत पे जरा अगर नजर डालें, आप हमें बेहतर बता सकते हैं। ये जो ज़रदारी साहब के राब्ते हैं, इशरतुल इबाद भी खासे एक्टिव हैं दुबई में, चौधरी शुजा साहब की मीटिंग भी हो रही है परवेज मुशर्रफ के साथ, कुछ सिंध में कोई ऐसा नया अलायंस बन सकता है इन पार्टीज का, या कुछ मखलूत हुकूमत अगले सेटअप में आप देख रहे हैं? आसपास से दो चीजें हो रही हैं, दो चीजें नजर आ रही हैं मुझे। एक तो ये कि जरदारी साहब के पेश नजर प्री इलेक्शन से ज्यादा पोस्ट इलेक्शन स्ट्रेटेजी है। वो ये उन्होंने तकरीबन इस चीज में वो कामयाब हो गए कि सिंध में फंक्शनल मुस्लिम लीग को बिल्कुल उन्होंने जीरो करके रख दिया है। तो वो मैक्सिमम सीटें जो फंक्शनल लीग और उनके इत्तेहादी ले जाते थे वो भी आसिफ जरदारी साहब चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी के हाथ आ जाए, ताकि जब अगर उनको सिंध से बहुत ज्यादा सीटें मिल जाती हैं और सदर्न पंजाब में भी वो कुछ सीटें ले लेते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में इस चीज का इम्कान है कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, JUI, ANP इनका इत्तेहाद PTI और जमात इस्लामी के खिलाफ बन सकता है इस उम्मीद के साथ। तो वो जो पोस्ट इलेक्शन स्ट्रेटेजी है, क्योंकि जाहिर है जैसा भी इलेक्शन होगा वो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान नशिस्तें पंजाब में तकसीम होंगी अगर कोई क्लीन स्वीप नहीं होता। तो वो जो तकसीम होगी और वो जो डिवाइडेड मैंडेट होगा उसको पेश नजर रखते हुए जरदारी साहब स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि उसमें फिर बार्गेनिंग चिप्स जो है वो ज्यादा हो जाती हैं। जब मैंडेट डिवाइड होगा मुस्लिम लीग नून और PTI का, तो उसमें फिर बार्गेन होगी, तो उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा इत्तेहाद बने ताकि इलेक्शन के बाद की स्ट्रेटेजी में अगर उनके पास इतनी नशिस्तें हों कि मखलूत हुकूमत बुनियाद पर वो किसी मखलूत हुकूमत के साथ जा सके, वो मेरा ख्याल है उनके पेश नजर ज्यादा है। बाकी पंजाब में उनको बहुत ज्यादा सीटों की उम्मीद ऐसा नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मज़हर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे और वो यही पाकिस्तानी सियासत का नक्शा बता रहे थे, और हुकूमत जिस तरह से तैयारियां कर रही है, क्या वो पंजाब से मेजॉरिटी के हवाले से सीट्स ले सकती है अगले आने वाले चंद जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 2018 में? इस पर हम मजीद बात करेंगे एक मुख्तसर से के बाद।
जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुश आमदेद कहेंगे। पाकिस्तान की सियासत के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और ये सब आपको सर क्या लग रहा है? सिंध की सियासत की भी अगर हम बात करते हैं, अल्ताफ हुसैन के रेड वारंट जारी कर दिए वजारत दाखिला की जानिब से, आपको क्या लग रहा है ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस वाला भी इसका हाल होगा कोई, या पेशरफ्त इस पे आप देख सकते हैं? आपने रेड वारंट जारी किए किसी पाकिस्तानी नेशनल के? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ब्रिटिश नेशनल। आपने रेड वारंट एक ब्रिटिश नेशनल के जारी किए हैं। कल को पाकिस्तान में कहेंगे जब मलका बरतानिया के रेड वारंट जारी कर देंगे वो आपको पकड़ के भेज देंगे। बिल्कुल। किस कौम को बेवकूफ बना रहे हो यार? सही। कल को आप गॉर्डन ब्राउन का रेड वारंट जारी कर दीजिएगा, परसों आप जॉर्ज गैलवे के रेड वारंट जारी कर देंगे। सही। पाकिस्तान में हर चीज चलती है। इस कौम को 18 करोड़ लोगों को बेवकूफ समझा जाता है। हमने रेड वारंट जारी कर दिए, हम पता नहीं क्या हैं, हम पकड़ के लेके आएंगे, हम उसको कान से पकड़ के ये लेके। ओ भाई, ब्रिटिश नेशनल है वो, उनकी बच्चा यहाँ पर कोई अपना बाप उसका ले आए तो पूरे का पूरा बरतानवी सफारत खाना जो पीछे पड़ जाता है, आके ले जाते हैं, बिल्कुल खुद से ले जाते हैं। माँ उसकी पीछे आती है, अदालतें आपकी उसको हवाले कर देते हैं। वो तो अपना बच्चा नहीं छोड़ते आपके पास, अपना शहरी छोड़ेंगे। और वो शहरी जिसको उन्होंने पाला पोसा हुआ है, वो शहरी जिसके ऊपर उनकी इन्वेस्टमेंट है, उनकी बल्कि इंडिया। और कमाल की बात यह है कि यहाँ पर तबसरे हो रहे हैं, वो जी इंडिया नहीं चाहता, फलाना नहीं चाहता। तो भाई तुम्हारा मसला ये है कि तुम मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान में जिनके खिलाफ केसेस थे उनका आपने क्या कर लिया? लेकिन इसकी मिसाल हम ये आपके सामने बिल्कुल। और ये सब, फिर ये सलीम शहजाद भी तो पाकिस्तान आए, वो भी ब्रिटिश नेशनल हैं, तो फिर क्या उनके साथ क्या होगा? बहुत जल्द सलीम शहजाद पाकिस्तान आया, सलीम शहजाद पाकिस्तान आ गया, आपने गिरफ्तार कर लिया ना, ठीक। और लोग आए, आपने गिरफ्तार कर लिया, डुअल नेशनलिटी पे आए, गिरफ्तार कर लिया, आपने एक जुर्म में गिरफ्तार किया, ठीक है। आप मुझे बताइए आपने जुर्म का आखिर वक्त तक नतीजा क्या निकाला? ये बल्दिया की फैक्ट्री का केस है, 400 लोग जिंदा जल के, केमिकल्स की मौत हुई, बदतरीन मौत हुई। इतनी तकलीफ मौत होती नहीं है जो केमिकल्स वाली होती है। बिल्कुल। आपने कितने लोगों को गिरफ्तार किया? आप अल्ताफ हुसैन को लेके आ जाएंगे तो आप क्या समझते हैं ये जितने ये लोग केस चला लेंगे? जहां पाकिस्तान में, यानी आप सोच नहीं सकते कि वो बंदा जिसका 50 के करीब कत्ल का मुकदमा हो, उसको आप 13 साल तक गवर्नर रखें। किस कौम को इसका मतलब बेवकूफ बनाया जाता है इस तरह के मामला से। फिर एडी ख्वाजा सही कह रहे हैं, कल जो वो कह रहे थे कि कराची ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले तकरीबन 248 जो पुलिस के लोग थे उनको शहीद किया गया और उसमें सिर्फ 6 कातलों को सजा हुई, तो फिर बेवकूफ बनाया गया। और वो ये कह रहे हैं कि उनको पालने पोसने वाले, उनको पनाह देने वाले असेंबलियों में बैठे हैं। देखे कोई भी नहीं, कोई भी आपके लिए नहीं लड़ेगा। ये शुएब सडल के जमाने में जब एक्शन हो रहा था सारे मारे गए, उससे पहले जब एक्शन हो रहा था सारे मारे गए। उन्होंने चुन चुन के उन पुलिस ऑफिसर्स को मारा। आप क्या समझते हैं कि पुलिस अफसर की जान जो है वो अपने कुत्ते से ज्यादा आपने कमतर कर दी? जिसको जहां चाहा, जिसने चाहा, जिस वक्त चाहा मार दिया। और आपने कहा कि नहीं वो मैंडेट है उनके पास, इसलिए हम उनको असेंबलियों में भी रखेंगे। और हालत, मुझे तो आज तक इस चीज की समझ नहीं आई कि एक लफ्ज जो है उसकी बुनियाद पे आपने इस कौम का तमाशा बना लिया है कि सिस्टम चलता रहना चाहिए। जमहूरियत को बचा लो, इंसान मर जाए। बिल्कुल। जमहूरियत को बचा लो, लोगों के खानदान उजड़ जाएं। जमहूरियत को बचा लो, लोगों की फैक्ट्रियां जल जाएं, लोग जिंदा जल जाएं, तुम जमहूरियत को बचाओ। तो यही चंद खानदान है ना, यही जमहूरियत के लिबादे में सर ओढ़ के सामने आ जाते हैं, इन्हीं को अपनी प्रोटेक्शन चाहिए होती है, हर जगह ये होता है। आप मैं बताऊं आपको, हर जगह ये होता है। जमहूरियत के बारे में कहा जाता है इट्स ए टिरेनी ऑफ मेजॉरिटी, ये अक्सरियत की आमरियत है। बिल्कुल। और डोनाल्ड ट्रंप ने साबित कर दिया। बिल्कुल गोरा गोरा होता है और काला काला होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। खरल साहब आपको क्या लग रहा है? बड़े वाज़ेह तरीके से साबित किया, बिल्कुल वाज़ेह तरीके से, और जिस तरह से वो आजकल बात भी कर रहे हैं। और आपको लग रहा है हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है अगले आने वाले चंद दिनों में? कुछ दो चीजें, एक तो मजहर अब्बास साहब ने जो बात की है ना, पीपल्स पार्टी और जो पीएम ऐलान की और पंजाब हुकूमत, ये तो मैं आपको बता दूं, एडवांस खबर बता दूं, ये हाँ ये जो 27 दिसंबर को जो लॉन्ग मार्च की जो कॉल थी बिलावल साहब की और जरदारी साहब ने जो आए हैं, उसके तहत तो डील हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को, सिविल ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को ये अहकामात दे दिए हैं कि जो पीपल्स पार्टी के साबिक, क्योंकि मौजूदा तो है नहीं, MPs
मौजूदा जो उनके टिकट होल्डर हैं और उनके MNA पीपल्स पार्टी की और सेनेटर, ना सिर्फ उनके थाने कचहरी के काम किए जाएं बल्कि उनके डेवलपमेंट काम भी जिस तरह मुस्लिम लीग नून के किए जाते हैं उस तरह किए जाएं। उसका मकसद ये है कि PMLN भी चाहती है कि हर सूरत में PTI को दीवार के साथ लगाया जाए और पीपल्स पार्टी को मैक्सिमम सीटें जो उनको धक्का लगा के पुशअप करके जिस तरीके से भी तो ऐसा लगा के दिया जाए ताकि छोटी मोटी उनकी अक्सरियत बन जाए। एक तो ये ऐसा वो तो जिस तरह आपने कहा है ना कि ये फीते, अब देखिए ये भिक्की वाला जो पावर प्लांट है चौथी दफा इसका फीता कट रहा है, चौथी मर्तबा। अभी वो कंप्लीशन के मराहल में नहीं है, अभी स्टार्टिंग मराहल। गडानी का फीता कटा, पूरी कौम ने इश्तहार अरबों रुपए के देखे, उसके बाद देखें वो गडानी प्रोजेक्ट कहाँ है। आज कई जिक्र भी नहीं है, वो किसी को पूछा ही नहीं किसी ने भाई ये इतना वो फजूल किस्म का जिसने मनसूबा बनाया और इश्तहारात बाजी हुई, उसके बाद उन्होंने कहा जी वो तो खत्म हो गया। साहिवाल कोल पार्क के देखें, कायद-ए-आज़म सोलर पार्क जो भावलपुर उसका देखें, ये फीते बार बार काट के 4-4 दफा फीते काट के चले वो तो कट गए, अब इनकी मुश्किलात बरकरार रहेंगी, आजादी मिलेगी। अब मुश्किलात ये है, मुश्किलात इनकी ये है कि ये देखें, एक तो डॉन लीग्स के हवाले से है। मैं माजरत के साथ कहूंगा कि इस वक्त हमारे जो बहुत सारे इदारे हैं वो कंप्रोमाइज हो चुके हैं, ये कंप्रोमाइज हो चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये एतराफ किया इस चीज का, और इस पे भी एक अलमिया वाली बात है कि एग्जेक्टिव का फेलियर का सुप्रीम कोर्ट ने ओपनली एडमिशन किया और उन्होंने कहा कि इस वजह से हमने पनामा केस टेकअप किया है कि हमने देख लिया है कि नैब कंप्रोमाइज हो चुका है, एग्जेक्टिव का जो सुप्रीम एंटी करप्शन वो कंप्रोमाइज, FBR कंप्रोमाइज हो चुका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंप्रोमाइज हो चुका है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंप्रोमाइज हो चुका है और स्टेट बैंक जो है वो कंप्रोमाइज हो चुका है। ये 5 पनामा से रिलेटेड जो तहकीकात या रेगुलेटर थे वो उन्होंने कहा ये अपना काम नहीं करना चाह रहे, ये नहीं कर रहे और हमें पता है कि ये चुप करा दिया कुछ नहीं करना। अब सुप्रीम, हाँ आप चुप करा दिया। अब इस हवाले देखे साना मॉडल टाउन का आपने पूरी दुनिया ने देखा, अब फिर DIG और IG के मामले पे घुमा के आप ले आए। क्या ये जो सूबाई दारकूमत में मॉडल टाउन में वजीर आला की राजगाह से चंद कदम दूर जो फासले पे 48 घंटे जो क़यामत सुगरा बना रहा, ये मैदान बना रहा और गोलियां चलती रही, ये आप समझते हैं कि ये CM साहब की अप्रूवल और उनकी कॉन्सेंट के बगैर हुआ? और अगर हुआ, जिस तरह वो कहते हैं जी 9 बजे मैंने तो कहा था कि डिसएंगेज कर दें, तो उन्होंने क्या किसी CCPO को, किसी तो इसका मतलब खरल साहब आपको लग रहा है जैसे कि ये अवामी तहरीक वाले कह रहे हैं कि हम आगे कोर्ट में भी जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में, तो ये इधर से रिलीफ नहीं मिला आपको? जब तक अभी तक मुझे तो सिर्फ एक इदारे के ऊपर उम्मीद है और वही इसमें कुछ कर सकता है सिस्टम में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर इंटरवीन करेगी और जिस तरह से अवाम एक्सपेक्ट कर रही है, अगर फैसला जो होगा इनके दस्तावेजात की बुनियाद पर, शवाहिद की बुनियाद पर, तो इनका बचना तो मुझे नहीं समझ आती। ये बहुत मुश्किल है किसी सूरत में। और यही वजह है कि सलमान असलम भट्ट साहब देखिए FIR ये वो यतीम FIR है और पाकिस्तान की तारीख की ये पहली FIR है जो आर्मी चीफ ने करवाई और आर्मी चीफ को सालस इस जमहूरी हुकूमत नाम नहाद ने सालस मुकर्रर किया, उस सालसी के ऊपर उन्होंने FIR दर्ज करवाई। ये वो यतीम FIR है जिसके ऊपर आज तक एक नोटिस और सम्मन किसी उस नामजद मुलजम को नहीं हुआ। लेकिन ये अगले आने वाले चंद दिनों में ये यतीम FIR जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये खुल सकती है दोबारा से, अगर आप कह रहे हैं कोर्ट में ये सुप्रीम कोर्ट में यतीम FIR खुल सकती नहीं है, खुल जाएगी। देखे जब अदालत में देखे तीन हुक्म इम्तनाई, अभी आज का फैसला देख ले, शुगर मिलने शरीफ फैमिली के जो 3 है, सीना जोरी और सरकारी मशीनरी और धौंस से हाई कोर्ट के बार बार मना करने के बावजूद वो उठा के दूसरे जिले में ले गए, जी वहां पे ले गए और आज बिल अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको मना कर दिया कि आप जो हाई कोर्ट के हुक्म तक आप क्रशिंग नहीं कर सकते। सही। अब मामला ये है कि जिस तरीके से बाकर नजफी की रिपोर्ट दबाई हुई है, JIT के ऊपर JIT बना लेते हैं। सही से, हम आपको सर पानी पिलाते हैं जरा थोड़ा सा, बिल्कुल 4 दिन का मामला। जी बिल्कुल थोड़ा सा आप रिलीफ देते हैं थोड़ी देर के लिए। और ये साहब ये बहुत सारे मामलात हैं, जैसे कि वो साने मॉडल टाउन का जिक्र भी कर रहे हैं, डॉन लीग्स पे भी वो जैसे अभी ये कह रहे थे कि इदारे कुछ रिलीफ दे रहे हैं। आपको लग रहा है हुकूमत को कुछ इदारों ने इस वक्त रिलीफ दिया है या हुकूमत के लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं? आपको कुछ लग रहा है? देखिए पहली बात तो यह है कि जहां तक साना मॉडल टाउन का ताल्लुक है
साना माल्टॉन में उन्होंने पुलिस वालों को बुला लिया है। अब सारा एविडेंस तो बुनियादी तौर पे पुलिस वालों के पास है। इन्होंने किया ये है कि जो पुलिस वाले थे उनको बाहर भेज दिया है, तौकीर शाह को बाहर भेज दिया, पुलिस के एसपी को बाहर भेज दिया। जिस दिन उनकी गर्दन के ऊपर फंदा आएगा वो खुद ब खुद इनका नाम लेंगे कि हमको किसने कहा था गोली चलाओ। मसला सारा ये है कि ये वो फांसी का फंदा है जिससे छुटकारा नहीं है। इसलिए कि मैं जानता हूं इन सारे पुलिस वालों को सस्पेंड करने के लिए कहा गया था जी जी, कि ताकि हम लोगों के सामने कहें। हालत यह है कि वो खड़े हो गए थे, उन्होंने कहा था नहीं जनाब हम इकट्ठे ही जाएंगे जब जाएंगे, सही, अगर हम फांसी खाएंगे तो इकट्ठी खाएंगे, हम बरी होंगे तो इकट्ठे होंगे। तो फिर हालत ये थी कि राना सनाउल्लाह साहब और उसको तौकीर शाह को इन्होंने वहां से कुछ देर के लिए फारग कर दिया था, और जिस पे राना सनाउल्लाह साहब जो है पूरे शहर में सहाफियों के आगे रोते फिरते होते थे कि मेरे साथ ये ज्यादती किया, मेरे साथ बच्चों वाला सलूक किया गया है। ठीक, और दूसरी जितनी तौकीर शाह का मसला था उसको वहां बाहर भेज दिया, और एसपी को ये तो एक FIR तो ये है कि जो गले का फंदा बनेगी अगर कभी इंडिपेंडेंट हुकूमत आ गई, ठीक, या कोई इंडिपेंडेंट सूरत बिल्टअप हुई। दूसरी बात यह है कि अपना बाकी सारे मामला जो हैं जो इन्होंने कहा है उसका पीपल पार्टी वाले जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी इस मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो सकते। मैं इस एडमिनिस्ट्रेशन को 32 साल से जानता हूं। तो सर यही एडमिनिस्ट्रेशन है, अब इन्हीं के लगाए गए लोग हैं, ये नहीं कर सकते। इसलिए कि एक लफ्ज होता है डी नवाज करना, डी इनफैक्ट जब तक इसके अंदर से आप पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन को उठा के केपीके के एडमिनिस्ट्रेशन को उठा के पंजाब, सिंध के एडमिनिस्ट्रेशन को उठा के बलोचिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन को उठा के सिंध, और इनको कम से कम 6 महीने के लिए वहां पोस्ट नहीं करते और उसके बाद इलेक्शन नहीं कराते, ये इलेक्शन ठीक नहीं हो सकते। तो इसका मतलब पूरे का पूरा कर दें, इनमें से एक सारी जिंदगी जीत नहीं सकते। तो फिर इसका मतलब है फिर ये ROs का इलेक्शन होगा। खरल साहब, हम जाहिर बात है वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, आपको लग रहा है फिर ROs का इलेक्शन होगा? 4 साल इमरान खान चीखते रहे कि धांधली हो गई, कुछ साबित नहीं कर पाए, क्योंकि जाहिर बात है एडमिनिस्ट्रेशन इतनी स्ट्रांग है कि आप कोई एविडेंस इस हवाले से नहीं दे सकते। तो अगला इलेक्शन भी नवाज शरीफ का है, जो पंजाब से जीतेगा वही मरकज में आएगा। जी, ROs का इलेक्शन ना पहले था ना अब होगा। आपका मुझे नहीं पता, पिछला इलेक्शन तो जो जनरल कियानी साहब ने आलमी ताकतों पे कहने पे इशारे पे, मैं बरमला कह रहा हूँ, इसको हर जगह पे साबित करने के लिए तैयार हूं। RO जो बेचारे 2 घंटे के लिए जरगमाल बने रहे थे, 7:30 से लेकर 9:30 तक रिजल्ट रुका रहा है। टीवी की आप फुटेज निकाल ले। ये पाक फौज के एक जो जनरल साहब हैं, जो जनरल कियानी साहब है, एज ए इंस्टीट्यूशन तो मैं नहीं कहूंगा, और उनके साथ चंद कोई और जो लोग हैं, उनकी ये ना चाहते थे या चाहते थे। सऊदी अरब ने कहा, उसके बाद जॉन कैरी ने कहा, और फिर और इस तरह की आलमी ताकतों ने कहा कि नवाज शरीफ साहब को हम प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। क्योंकि 7:30 बजे की ख्वाजा साद रफीक साहब की एक कॉल है जो नवाज शरीफ साहब को करते हैं, उन्होंने गाली निकाली कि हमारा इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। उस वक्त PTI के वोट जो है उनसे 2 से 3 गुना ज्यादा वो काउंटिंग हो चुकी थी। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, आप इत्मीनान रखें। और 11 बजे कियानी साहब की मेहरबानी है, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को क्लियर कर दिया कि हमने पेंचर लगा दी है। हाँ जी, उन्होंने जितवाया। मैं ये रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, अगर कोई चैलेंज करना चाहते हैं कियानी साहब मेरे साथ कोर्ट में चले जाएं, मैं उनको एक एक चीज प्रूव करूंगा। अगर प्रूव ना कर सको सहाफत भी छोड़ूंगा, पूरी कौम से माफी मांगूंगा। और ये नवाज शरीफ टेलर मेड प्राइम मिनिस्टर है। नवाज शरीफ अवामी मैंडेट से नहीं जीते, और ये सब मुत्तफिक हैं आप इनकी इस बात से। बैनुल अक़वामी कुव्वतें चाहती हैं तो पाकिस्तान में अपनी मर्जी की हुकूमत बनवा सकती है। लेकिन एक बात यह है कि नवाज शरीफ साहब इतने सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हुए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से कि वो खुद भी एक मुकम्मल धांधली के साथ टेलर मेड प्राइम मिनिस्टर आ सकते हैं। मैं एक एक बंदे को जानता हूं, मैं एक एक एडमिनिस्ट्रेशन के आदमियों को जानता हूं जो उनके दरबार में सलाम करते हैं और वो जाके उसी हिसाब से वो उनकी पोलिंग स्कीम में बनाते हैं और उन पोलिंग स्कीमों से उनको जितवाते हैं। तो अगले सेटअप में हम जरदारी साहब को सदर देख सकते हैं दोबारा, अगर ये दोनों मिलके कुछ बना सकते हैं? कुछ नहीं, अगर देखें ऐसे इलेक्शन नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि ऐसे इलेक्शन में तो कोई नहीं मानेगा। अब लोगों को पता चल गया कि इलेक्शन में गंद कैसे होता है, सही, सियासी पार्टियों को पता चल गया कि में गंद कैसे होता है। तो अब ऐसे नहीं चलेगा, अब अगर किया तो बहुत खून खराबा हो जाएगा। आखिरी बात करेंगे खलील साहब, आपने जो पनामा के कुछ दस्तावेजात हमें दिखाए, तो एविडेंस के तौर पे आप कह रहे हैं कि अदालत में आप पेश भी कर सकते हैं। आपको लग रहा है बहुत जल्द फैसला आने वाला है पनामा के हवाले से? जी,
मैं एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मेरी ये जिम्मेदारी है बुनियादी के अदालत में अगर कोई केस चल रहा उसके बारे में अगर आपके पास शवाहिद हो कि अदालत को बताया जाए कि जनाब ये आपके पास जो डॉक्यूमेंट जमा करवाए गए हैं ये फेक है, फैब्रिकेटेड है, तो इस हवाले से मैं जरूर वहां पे जमा कराऊंगा। आगे अदालत की मर्जी है, मैं वो वहां पे मुसद्दका अनुकूल कराऊंगा कि ये वहां पे ओरिजिनल बने, उसके बाद ये वहां पे जालसाजी हुई और यहाँ पे ये जाली कागज पेश हुए हैं और असली इसके कागज ये है। अब उसके बाद जिस तरह मेरी किताब एज ए पीस ऑफ एविडेंस वहां पे ऑलरेडी पेश है, ये सारा मामला नैब के अंदर पूरी डिटेल से ये सारी चीजें मौजूद है। नैब की खुफिया मीटिंग्स हुई, नैब के वो मिनट्स की मीटिंग है वो भी मेरे पास मौजूद है कि पनामा के हवाले से असल कहानी अंदर की क्या है और हाउस किस तरह से आपस में ऑन बोर्ड है, नैब को किस तरह इंस्ट्रक्शन, तो ये सारी चीजें मैं कोर्ट में आप पेश करेंगे क्योंकि पाकिस्तानी शहरी के तौर पे हमें बिल्कुल जरूर आप पेश कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और ये साहब खलल साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया और इसी पॉइंट के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। हुकूमत जिस तेजी से फीते काट रही है लगता कुछ ऐसे ही है कि ये साल शायद इलेक्शन का भी हो सकता है क्योंकि हुकूमत को दीवार पे शायद लिखा नजर आ चुका है कि बहुत जल्द कोई बड़े फैसले के बाद वो घर भी जा सकते हैं। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे। ट्विटर पे आसमा एस चौधरी पे फॉलो कर सकते हैं। फीडबैक का इंतजार रहेगा। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।